हाय लबासा ड्रीमर्स। आज तारीख है 2 मार्च 2021। चलिए आज का हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले हम कार्टून का मेन समझने की कोशिश करेंगे। देखिए कि 5 स्टेट में इलेक्शंस होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं। तो उन चुनाव में क्या है कि पीएम मोदी क्या कर रहे हैं कि प्रॉपर निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सभी स्टेट में क्या हो, इनके पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। ठीक है, इसकी वजह से गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी दोनों इस बात का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्टून में यही एक्सप्लेन किया गया है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल में सबसे पहला वाला आर्टिकल हमारे पास काफ़ी टाइम से ये न्यूज़ में रहा है, वो है ईरान डील के रिगार्डिंग है, जिसे ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोला जाता है। यूजुअली ईरान डील के नाम से जाना जाता है, बट अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा गया तो मे बी वो JCPA के नाम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब देखिए ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कब एग्जिस्ट आता है, कब ये वजूद में कब आता है। देखिए 2013 से 2015 के बीच में क्या होता है, डिस्कशन स्टार्ट होते हैं। ईरान क्या क्या करने वाला होता है कि अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी को, अपने न्यूक्लियर रिसर्च को बढ़ाने पर ध्यान दे रहा होता है। बैकड्रॉप में क्या होता है कि US से बैक चैनल पर टॉक्स होते हैं, बात होता है, और ये 2015 आते आते तक जो उस वक्त ओबामा प्रेसिडेंट थे USA के, तो उन्होंने इस डील को साइन किया। और जो ऑलरेडी 1979 के रेवोल्यूशन के टाइम पीरियड में 1979 में क्या हुआ था कि ईरान और USA का रिलेशन अच्छा नहीं था, तो USA ने क्या किया था कि कुछ काफ़ी सैंक्शन लगा दिए थे। अब देखिए USA सैंक्शन इसलिए लगा पाता है क्योंकि उसके जो वैल्यू है, मतलब डॉलर है, तो डॉलर को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है। अगर आपको कोई भी सामान परचेस करना है अगर इंटरनेशनल लेवल पर, तो जो सबसे ज़्यादा वैल्यू अगर दिया जाता है तो वो डॉलर को दिया जाता है। और जिसकी करेंसी होती है वो तो उसमें मैनिपुलेशन कर ही सकता है। अगर इंडिया की रुपी है तो अगर RBI चाहे तो जितना चाहे उतना छाप दे। ठीक है, तो उसी तरह से डॉलर के साथ भी केस है कि अगर USA के पास अगर पैसों की अगर कमी होती है तो जितना चाहे वो उतना छाप सकता है, उसे कोई रोकेगा नहीं। 1960 तक क्या होता था कि उसे गोल्ड से बैक करना पड़ता था, बट उसके बाद से वो रिस्ट्रिक्शन भी हट गया। मतलब ये हुआ कि वो डॉलर के ट्रांजैक्शन पर सैंक्शन लगा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है इंटरनेशनल लेवल पर, तो उसके विनिमय डॉलर के फॉर्म में हो या नहीं हो, इस बात का डिसीजन USA ले सकता है। तो ईरान के साथ भी केस यही हुआ था कि ईरान में 1979 में जब रेवोल्यूशन हुए थे उसके बाद से USA और ईरान के बीच में रिलेशन खराब हो जाते हैं। USA ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी को लॉस काफ़ी हो रहा था। तो 2013 से 2015 के बीच में रिफॉर्म आता है, बैक चैनल पर बातचीत होती है, और ईरान जो अपने न्यूक्लियर रिसर्च को काफ़ी आगे बढ़ा रहा था, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं वो नहीं चाहती हैं कि अदर कंट्री के पास भी न्यूक्लियर पावर आ जाए। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया कि ईरान के ऊपर फोर्स किया, उनसे वार्तालाप किया, और ये एक डील निकाल करके लेकर के आए। बराक ओबामा इस डील को अपनी सबसे बड़ी सक्सेस बताते थे, बोलते थे कि ये मेरी सबसे बड़ी सफलता है। वहीं जब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये पूर्व के हमारे जो प्रेसिडेंट थे उनकी सबसे बड़ी विफलता थी। ठीक है, मतलब दोनों ही प्रेसिडेंट की पॉलिसी में एक रिवर्सल चेंज आ रहा है राइट नाउ। और राइट, तो 2013 से 2015 के बीच में JCPA साइन होता है। इसके अंतर्गत ईरान के ऊपर से कुछ सैंक्शन हटा लिए जाते हैं। अब उसके बदले क्या करता है ईरान क्या कहता है कि ठीक है, अब मैं अपने न्यूक्लियर रिसर्च को, अपने यूरेनियम के इनरिचमेंट को मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा। 2018 में इसके उलट हो जाता है। अब इसमें कितने लोगों ने साइन किया था ये ध्यान रखिएगा कि 5 कंट्रीज़ थी जिन्होंने साइन किया था इस JCPA में, ईरान के साथ थी। वो कौन कौन सी कंट्री थी? जर्मनी था, UK था, फ्रांस था, रसिया था, चाइना था और USA था। अब इन कंट्रीज़ और प्लस यूरोपियन यूनियन, जब USA यूनिलेटरी एक तरफा जब इस डील से बाहर हो जाता है तो ईरान को काफ़ी झटका लगता है। ईरान फिर से रिक्वेस्ट करता है 2018 में कि मैं अदर कंट्रीज से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो USA को समझाए और वो इस डील से बाहर न जाए और हमारे ऊपर सैंक्शन न लगाएं, जो हमारी इकोनॉमी है वो क्रैश हो रही है। बट वो 1 साल तक इंतजार करता है ईरान, जब E3 कंट्रीज़ के साथ, लाइक जैसे जर्मनी हुआ, UK हुआ ना और फ्रांस हुआ, तो इनसे ईरान को उम्मीद थी कि ये अमेरिका से बातचीत करेंगे और मेरे ऊपर जो सैंक्शन लगने वाले हैं यार उसको हटा देंगे। बट ऐसा होता नहीं है। और 2019 के बाद से क्या करता है ईरान, क्या करता है कि अपने यूरेनियम की इनरिचमेंट को बढ़ा देता है अप टू द मार्क ऑफ द न्यूक्लियर पावर। अब
न्यूक्लियर पावर अब वो अपने अपने रिसर्च को एक तरफ से आगे आगे बढ़ाता चला जा रहा है। और जो इंटरनेशनल का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसमें डोनाल्ड ट्रंप का ये बोलना था कि अब मैं इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करूंगा ईरान के ऊपर कि वो निगोशिएशन टेबल पर वापस से आ जाएगा और मैं पहले से बहुत अच्छी डील लेकर के मैं आऊँगा। लेकिन ईरान झुकने से इनकार कर देता है और डोनाल्ड ट्रंप का प्लान पूरी तरह से असफल हो जाता है। इस पूरे पूरे आर्टिकल में उन्हीं चीज़ों की बात की जाती है कि किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप असफल होते हैं एक नेगोशिएशन पर के टेबल पर लाने में। इन्होंने कोशिश तो कोरिया के साथ भी किया, नॉर्थ कोरिया के साथ भी, वहाँ पर भी असफल रहे, और अभी ईरान के साथ भी किया, ईरान में भी असफल रहे। राइट नाउ क्या हो रहा है कि जो बिडेन आए हैं तो इन्होंने काफ़ी सिग्नल दिए ईरान को, बोले कि हम आपके ऊपर से क्या कर देंगे कि सैंक्शन वगैरह हटा देंगे। और राइटर कह रहे हैं कि देखिए अब आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इससे पहले कि गवर्नमेंट ने जितना लॉस किया है, जितना उस रीजन में प्रेशर जनरेट किया है, आपको धीरे धीरे उसे रिलीज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले कहते हैं कि देखिए ऑल ऑफ अ सडन तो आप पूरे पूरे सैंक्शन को हटा सकते नहीं हो, ठीक है, आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे ही काम। लेकिन एटलीस्ट जो मनी पेंडिंग है, जैसे कि साउथ कोरिया ने कुछ क्रूड ऑयल परचेस किया था ईरान से, तो उन्हें कुछ पेमेंट करना था, तो वो पेमेंट भी होल्ड पे पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही जो छोटे छोटे जो इंस्टॉलमेंट्स थी, कह रहे वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो जो ईरान की डिमांड क्या है, ईरान चाहता है कि वो जो पेमेंट्स हैं डॉलर में, जो पेमेंट उसके पास आनी थी, कह रहे पहली बात तो वो पूरी पेमेंट आ जाए। और राइटर कह रहे हैं कि इसके अलावा भी यूएसए को क्या करना चाहिए कि एक वहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट होगा, आईएमएफ से उसे आप रिलीफ दिलवाई। और जो कोवैक्स नाम की जो पूरा एक इनिशिएटिव चल रहा है, जिसके तहत हम इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड करवा रहे हैं, कह रहे हैं वही काम हमें ईरान के साथ भी करना है कि ईरान की इकोनॉमी क्रैश हो चुकी है, ईरान को लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है इन सारे घटनाक्रम में। तो हमें क्या करना है, हमें उसे वैक्सीन प्रोवाइड करना है, हमें उसे मेडिसिन प्रोवाइड करवाना है, ठीक। उसके जो पेमेंट जो रुका हुआ है, कह रहे वो उसके अकाउंट में वो वहाँ तक पहुँच जाए, हमें ये इंश्योर करना है। उसके बाद क्या होगा कि ईरान के जो अपनी खुद की डिग्निटी है, कह रहे वहाँ के लोग हैं, कह रहे वो काफ़ी सपोर्टिव होंगे और वो चाहेंगे कि एक बार फिर से एक नई डील साइन हो जाए और वो स्ट्रॉन्ग डील साइन हो जाए। राइटर यहाँ पर उसी को स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं। फिर जो अदर कंट्रीज़ के सपोर्ट की बात करते हैं, कहते हैं कि अगर हम ईरान के साथ अगर हम ट्रेड बढ़ा दें तो मे भी जो घाव इससे पहले 2018 से लेकर के अब तक के हुआ है, कह रहे वो क्या हो सकता है कि पॉलिसी में चेंजेस करने से कह रहे वो घाव भर भी सकते हैं और एक और न्यूक्लियर कंट्री बनने से रोकी जा सकती है। क्योंकि अगर वहाँ पे एक कंट्री अगर न्यूक्लियर पावर हो गई तो अदर कंट्रीज़ उसके पर्सपेक्टिव में जो उसके रेबेलियस कंट्रीज़ हैं, जैसे अगर ईरान में हुआ तो ईरान का अपोनेंट कौन है, वहाँ पर सऊदी अरेबिया है, तो सऊदी अरेबिया के पास न्यूक्लियर पावर आ जाएगा। अब वो सऊदी अरेबिया के पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गया तो फिर यमन, ओमान, कतर, तो हर कोई उस पावर को गेन करने की कोशिश करेगा। जैसे इंडिया के साथ हुआ था कि जैसे ही इंडिया एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बनता है, वैसे ही पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है। तो रीजन की स्टेबिलिटी के लिए कहने ज़रूरी है कि आप वहाँ पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो और वापस से उस डील पर उसे लेकर के आओ, जिसे ईरान डील भी बोला जाता है। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर आगे बढ़ेंगे, वो है लोन वेवर के रिगार्डिंग। देखिए तमिलनाडु में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। चुनाव जब भी आता है तो यूजुअली पॉलिटिकल लीडर्स का क्या बोलना है कि हम किसानों के लोन को माफ़ कर देंगे। लेकिन तमिलनाडु में अब लोन का वेवर एक नई स्टेज पे जा चुका है। अब वहाँ पर गोल्ड लोन को भी एक लिमिट तक माफ़ कर दिया जाएगा। देखिए साउथ इंडिया के कल्चर में गोल्ड का बहुत ज़्यादा योगदान है। शादी विवाह हुआ, वहाँ पर गिफ्ट देना हुआ, तो गोल्ड को बहुत ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है। इवन नॉर्थ इंडिया के कल्चर में भी गोल्ड काफ़ी वैल्यूबल है। ऑलराइट, तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि समटाइम शादी विवाह के टाइम में लोगों को लोन लेना पड़ जाता है। अब वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कह रही हैं कि हम केवल किसानों का ही लोन माफ़ नहीं करेंगे, हम वहाँ के एसएचजीज़ का, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक कुछ लोगों का समूह होता है, 10 लोग का, 15 लोग का। अब वो जेलजी मॉडल पर है या एसएचजी मॉडल पर है, अब वो डिपेंड करता है कि वो 5 लोगों का समूह है या 15 लोगों का समूह है या 20 लोगों का समूह है। उसी को बोला जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। वो क्या करती हैं, एक समूह में पैसा लेती हैं और उन्हें रिटर्न करना होता है। तो तमिलनाडु में, इवन साउथ इंडिया में एसएचजी ग्रुप वगैरह बहुत अच्छे से रन करती हैं। तो उन्होंने कोऑपरेटिव से लोन लिया हुआ है और वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए, अगर हम पावर में आते हैं तो हम एसएचजीज़ का, गोल्ड का, किसानों का हम लोन माफ़ कर देंगे। अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए ये लोन को वेव करने का जो परंपरा चला आ रहा है ना, इसकी वजह से प्राइमरी डिफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है।
अब देखिए प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है। प्राइमरी डिफिसिट मीन कि उस ईयर का डिफिसिट अगर हम इंटरेस्ट, क्योंकि हर साल क्या होता है कि कुछ ना कुछ लॉस में रहती है, गवर्नमेंट हमेशा लॉस में रहती है, हमेशा डेप्ट में रहती है। तो अगर उसने डेप्ट में से पैसा उधार लिया है तो उसे इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर हम इंटरेस्ट को माइनस कर दें उस ईयर के फाइनेंशियल ईयर के लॉस से, तो हमें प्राइमरी डिफिसिट मिल जाता है। प्राइमरी डिफिसिट मतलब कि हमारे पास कितना रेवेन्यू आ रहा है और हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है टोटल डिफिसिट। ऑलराइट, ये देखने को मिला है कि तमिलनाडु और केरल में जहाँ पर लोन वेवर की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये देखने को मिला है कि वहाँ का प्राइमरी डिफिसिट और रेवेन्यू डिफिसिट दोनों ही बहुत ज़्यादा है। कंपेयर अगर हम अदर स्टेट की बात करते हैं साउथ में, लाइक कर्नाटका की अगर हम बात करें, तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ से तमिलनाडु और केरला में बहुत ज़्यादा है। जस्ट बिकॉज ऑफ वॉट कि वो लोग क्या करते हैं कि लोन वेवर का प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक, राइटर अब यहाँ पे एक सजेशन देते हैं, कहते हैं कि देखिए इस तरह से लोन वेवर कर देना कह रहे बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। कह रहे आपको क्या करना चाहिए कि पीएसयूज कह रहे जिनका जो टोटल लॉस है, कह रहे हैं वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि इंटरेस्ट पे करने के कारण वो लॉस में जा रहे हैं। कुछ जितनी भी गवर्नमेंट पीएसयूज मतलब क्या, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, अब उनका लॉस राइटर यहाँ पर कुछ डेटा दे रहे हैं। डेटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको समझना ये इंपॉर्टेंट है कि पीएसयूज का जो नेट लॉस है कह रहे हैं उसमें और जो इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ता है अपने लोन के कारण, कह रहे हैं उसके बीच में बहुत ही कम डिफरेंस है। अगर पीएसयूज को अगर हम वापस से स्ट्रेंथन दे देते हैं तो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने वाले हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए ही काम करता है, तो उसे स्ट्रेंथन मिलेगा और लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इससे गवर्नमेंट का डेप्ट भी फ्री हो जाएगा और जो ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो क्रैश होने से बच जाएगी और इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगा। राइटर यही बात इसमें बोलना चाह रहे थे, यही वो सजेशन देना चाह रहे थे। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास जो नेक्स्ट वाला आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो रिगार्डिंग द, देखिए बंगाल में क्या होने वाला है कि चुनाव हो रहा है। बंगाल में चुनाव है, तो वहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, अरविंदो घोष हो गए, तो उन लीडर्स को अपना बताने की एक होड़ मची हुई है इस समय कि ये लीडर मेरा है, ये लीडर मेरा है, ऐसा बताने की होड़ मची हुई है। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए ठीक है, गीता को आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट पोजीशन देते हो अपने लीड रोल में, बट बीजेपी का ये बोलना कि वो केवल नॉर्थ इंडिया की पार्टी नहीं है, वो बंगाल से कल्चरल टाइज हैं उनके, विवेकानंद उनके आइडियल हैं। कह रहे हैं कि उनकी बातों को और रविंद्रनाथ टैगोर की बातों को कोई माने या ना माने, लेकिन उन्हें अपना बनाने के लिए इस पूरे पॉलिटिकल सिनारियो में कह रहे होड़ मची हुई है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये नहीं है कि कौन किसको अपना बता रहा है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि जो हमारी इंडियन फ्रीडम की जो स्ट्रगल्स की जो पर्सनालिटीज़ हैं वो कौन कौन से बंगाल से बिलोंग करती हैं। एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, अब राइटर यहाँ पे कहते हैं कि देखिए स्वामी विवेकानंद ने भगवा जरूर पहना हुआ था, ठीक है, बट स्टिल उनका जो वो ह्यूमैनिटी को मानते थे, वो एक ह्यूमन सोल पर फंक्शन करते थे। उन्होंने गीता को अपने साथ या गीता को बहुत ज़्यादा अपहेल्ड किया था और उन्होंने जो मॉडर्न वेदांता है उसको सपोर्ट किया था। यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल लीडर उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ठीक। और नेचर पर बात करते थे रविंद्रनाथ टैगोर और नेशनलिज्म पे बात करते थे, ना कि एक पर्टिकुलर किसी रीज़न पर। लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं बंगाल के लोग, और जब रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की बात होती है, जो भी लीडर उन्हें अपना बताने की कोशिश करता है वो एक पॉलिटिकल गेन लेने की कोशिश की जा रही है, और इस डिलेमा को राइटर क्रिटिसाइज करना चाह रहे हैं। ऑलराइट, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। नेक्स्ट वन आर्टिकल है हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए, वो है कि मीडिया कोड में कुछ चेंजेस किए गए हैं। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में कि ना केवल ऑस्ट्रेलिया में बल्कि अदर कंट्रीज़ में भी फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, एक डोमिनेंट रोल अदा करते हैं। हम यूजुअली होता क्या है कि फेसबुक यूज कर रहे हैं, उस पर अगर कोई न्यूज़ की लिंक आ जाती है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव पिक्चर अगर उस पर लगा हुआ है, तो हम उस पर टच करते हैं और हम सीधा एक न्यू पेज पर हम चले जाते हैं। तो उस क्लिक करते ही डिजिटल मार्केटिंग थ्रू हमें क्या मिलता है, किसको प्रॉफिट हो जाता है? फेसबुक को भी प्रॉफिट होता है, उस एडवर्टीजमेंट से प्रॉफिट हो जाता है और उस न्यूज़ चैनल को भी। बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो मेजर शेयर होता है वो फेसबुक लेकर के जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो कहती हैं कि देखिए फ्री में तो हम तो इतना मेहनत करके हम न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, हम उसे पब्लिश करते हैं, और ये फेसबुक और गूगल आ करके उस लिंक को केवल यूज़ करके कह रहे हैं एक मेजर प्रॉफिट ले करके चली जाती हैं। राइट नाउ वहाँ पर एक लॉ बनाया गया, बोला गया देखिए अभी आपको पे करना पड़ेगा। किसको पे करना पड़ेगा? जिसके भी आप लिंक को आप यूज़ करोगे। राइटर इसी बात को यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि एक कंप्यूटर का जो मैन्युफैक्चरर है कभी भी आप उसे फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो हर टाइपिस्ट को या हर रीडर को पे करे, क्योंकि आप उसके कंज्यूमर हो। एक टाइपिस्ट है वो कंप्यूटर से अपना काम निकालता है। ठीक उसी प्रकार से जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं उनके न्यूज़ को कोई अगर फैला रहा है, कोई हाइप कर रहा है, तो आप उसको आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि वो आपको पे बैक करे। ठीक है, वो राइटर इसमें यही बात कहना चाह रहे हैं। राइटर एक और बात यहाँ पर कहते हैं कि ये तो हो सकता है कि केवल एक बहाना हो कि अपने रीजन के जो न्यूज़ चैनल्स हैं और जो टेक कंपनीज़ हैं कह रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, और जो बाहर की टेक कंपनीज़ हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाने के लिए यह केवल एक माध्यम भी हो सकता है। ये वाला आर्टिकल भी हमारा क्या हो गया, डिस्कस हो गया। एक हमारे पास इंटरनेशनल आर्टिकल है, वो FATF के रिगार्डिंग है। ये वाला तो अगेन वही पॉलिटिकल चुनाव होने वाले हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। एज यू नो कि कहाँ पर चुनाव होने वाला है। तमिलनाडु में चुनाव होगा, केरला में चुनाव होगा, पांडुचेरी में चुनाव होगा, आसाम में होगा और वेस्ट बंगाल में होगा। तो यहाँ पर जो चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर इनकी मतलब जो डिफरेंट पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं कि अपने अपने न्यू स्कीम और नए प्रोपेगेंडा लेकर के आ रही हैं। उसी के पर्सपेक्टिव में ये वाला आर्टिकल है, उतना रेलिवेंट है नहीं। बस ये पता होना चाहिए कि किस किस स्टेट में क्या हो रहा है, चुनाव होने वाले हैं। ये वाला आर्टिकल हमारे पास FATF के रिगार्डिंग है। देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स करता क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया या फिर टेररिज्म पर अगर आप फाइनेंसिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंट्री अगर इन चीज़ों को फाइनेंस करता है तो उसको क्या करता है, ब्लैकलिस्ट करता है। ब्लैकलिस्ट मतलब सैंक्शन उसी प्रकार से लगाता है जिस प्रकार से US से डॉलर पे ट्रेड करने के रिगार्डिंग लगा देता है। सेम काम FATF भी करता है, बट FATF क्या करता है, एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम लेता है कि अच्छा पहले आपको हम ग्रे लिस्ट में डालेंगे, पहले हम आपको कुछ चांसेस देंगे। तो पाकिस्तान वापस से ग्रे लिस्ट में बना हुआ है और पाकिस्तान को वापस से 3 महीने का समय मिल गया है। अब FATF इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, 1989 में हुआ था। किन कंट्रीज़ का सपोर्ट है, तो G7 कंट्रीज़ का इसे सपोर्ट हासिल है। जो पहले G8 से G7 हो गया, किसकी वजह से, रसिया को बाहर करने की वजह से। रसिया बाहर क्यों हुआ, क्योंकि उसने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया था, एक रीजन पर क्रीमिया पर कब्जा करने के कारण। ऑलराइट, तो G7 कंट्रीज़ ने फॉर्म किया FATF को इन द ईयर ऑफ 1989। मेंबर कितने हैं इसमें, 39। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, पेरिस में है। और लेटेस्ट न्यूज़ क्या है इसकी कि पाकिस्तान जो FATF की लिस्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहा था वह अभी भी स्टिल उसमें बना रहेगा। और FATF के कारण जो पाकिस्तान का नेट लॉस इस आर्टिकल में बताया गया है वो 38 बिलियन का बताया गया है। ऑलराइट, तो आज की तारीख में हमारे पास जितने रेलिवेंट आर्टिकल थे वो सारे आर्टिकल डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।